Hello everyone. Today we will be discussing a topic from microbiology that is hepatocellular system. हिपैटोसेलुलर सिस्टम इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसमें तो बहुत सारे यूनिट आते हैं, तो आप लोग बोलिएगा तो मैं यूनिट वाइज वीडियो बना के डाल दूंगी. और सॉरी फॉर द डिले, मैं डालने वाली थी लेकिन मेरा एग्ज़ाम था. वीडियो तो एग्ज़ाम में तो टाइम मिल ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाई. बट आज से रेगुलर वीडियोस आएंगे, तो आप लोग को कोई भी टॉपिक चाहिए होगा तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. हेपेटाइटिस बी. सबसे पहले हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस से होता है. वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस. तो वायरस दो तरह के होते हैं, एक इन्वेलप वायरस, एक नॉन इन्वेलप वायरस. नॉन इन्वेलप सबसे पहले दो होते हैं, तो याद कर लीजिए. एक को याद कर लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा. नॉन इन्वेलप वायरस में आता है हमारा हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई. ये दोनों नॉन इन्वेलप हेपेटाइटिस वायरस है. तो हेपेटाइटिस बी इज ऑलवेज, मतलब इससे तो ये पता चल गया ना कि वो इन्वेलप वायरस होगा. तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है. और हाँ, दूसरी बात, ये जैसे लिखा हुआ है वैसे अगर आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लिख के स्कोर किया है माइक्रो में. तो हेपेटाइटिस बी होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, और ये एक इन्वेलप वायरस होता है. तो सब वायरस के पास अपना एंटीजन होता है. तो वायरल एंटीजन देखेंगे कि क्या क्या होता है. एंटीजन एंटीबॉडी वाला पार्ट. तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन एंटीजन. अब ये एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, तो इसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है और फिर उसके अगेंस्ट फाइट करता है, और जो भी मतलब उसके अगेंस्ट जो भी बॉडी का एक्शन इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस करता है. फिर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है. हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन होता है. फिर ये ट्रांसमिट कैसे होता है? मोस्टली ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है. अगर किसी को, मान लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी है और मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ, तो किसी ऐसे इंसान को ब्लड दे दूँ जो नॉर्मल है, तो उसको भी ये हो जाएगा. फिर निडल प्रिक इंजरी, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग इंजेक्शन दे रहे होते हैं या फिर ब्लड सैंपल के लिए ब्लड कलेक्ट कर रहे होते हैं और गलती से हम खुद के हाथ पे भी प्रिक कर लेते हैं, तो नीडल प्रिक इंजरी होता है. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू भी हो सकता है. और वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, डैट इज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मतलब माँ से बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू आ सकता है. फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन सा है. तो सबसे पहले तो सर्जन्स आ गए, क्योंकि वो लोग बहुत बार जिस स्कैल्पल से उनका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन या फिर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते रहते हैं, उस टाइम पे माइट भी पॉसिबल कि उनको खुद को भी हार्म हो जाता है, या फिर बहुत बहुत प्रिक हो गया, थोड़ा सा कट गया, तो ये नॉर्मल, मतलब कॉमन है, हो जाता है सर्जन्स को भी. तो ये हाई रिस्क ग्रुप है. दूसरा है प्लीबोटोमिस्ट. इसमें जो होता है ब्लड बैंक में जो भी काम करता है, जिसका काम होता है ब्लड ग्रुपिंग करना, ब्लड निकालना, मतलब किसी भी प्रोसीजर के लिए ब्लड कलेक्ट करना, ब्लड सैंपल्स, तो उसमें इन लोगों को हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं. फिर जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज करता है उन लोगों को, क्योंकि उन लोग बहुत बार क्या होता है, हॉस्पिटल में वेस्ट हमने ऐसे डस्टबिन में डाल दिया, फिर वो लोग वहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं. वो सेग्रीगेशन में माइट भी पॉसिबल कि उनको वो निडल प्रिक हो जाए या फिर कोई ब्लेड से कट जाए, तो उन लोगों को भी चांसेस होता है कि उन लोगों को भी हो सकता है. फिर रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ऑर्गन. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर कोई इंसान अफेक्टेड है, मान लीजिए मैं ही अफेक्टेड हूँ हेपेटाइटिस बी से, और मैं अपना ऑर्गन या फिर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करूँ या फिर ऑर्गन डोनेट करूँ, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि जिस इंसान को मेरा ब्लड या फिर मेरा ऑर्गन जाएगा उस इंसान को भी हो जाएगा. पॉसिबिलिटीज़ नहीं, हो ही जाएगा. तो इसलिए हम लोग ब्लड डोनेशन से पहले या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन से पहले हम लोग प्रॉपर चेकअप करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा डिजीज़ तो हम लोग नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि प्रिवेंटेबल या क्यूरेबल नहीं है. ठीक है. फिर ड्रग एडिक्ट्स में हो जाता है, क्योंकि वो लोग बहुत एक ही वो इंजेक्शन को यूज़ करते हैं या फिर बहुत बार एक ही जगह मतलब उससे कॉस्ट की वजह से वो लोग एक ही से करते रहते हैं, ड्रग एडिक्शन वाले. फिर सेक्स वर्कर में तो कॉमन होगा. ठीक है. फिर देखेंगे कि इसका आउटकम. हाँ, अब देखेंगे किसी भी इंसान को HIV का, मान लीजिए मुझे हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो मेरे आज हुआ और आज वो नहीं हो जाता है. उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे कि उसको कब तक, हम देखेंगे उसमें कि मेरे अंदर मान लीजिए हेपेटाइटिस बी वायरस आया और वो हमारे बॉडी में आज एंटर किया, और कब तक उसका फिर सिम्टम कब तक आ पा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड.
इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग होता है। जैसे हम लोग HIV ये सब का हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग का अलग अलग होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कब आया और उसके बाद से कब वो सिम्टम अपीयर्स हुआ उस चीज़ को देखते हैं। और मोस्टली हेपेटाइटिस बी वायरस का होता है 30 to 180 डेज़, मतलब 1 मंथ से 6 मंथ, ऑन एन एवरेज हम लोग 75 डेज़ यानी कि 2.5 मंथ मानते हैं। इसमें बैक्टीरिया का ट्रांसमिशन, रेप्लिकेशन, ये सारा प्रोसेस होता है जब तक बैक्टीरिया खुद को प्रेजेंट करने लगे। जैसे हम स्कूल जाते हैं और खुद को प्रेजेंट जब असेंबली में आके प्रेजेंट कर लेते हैं, उस टाइम तक को जब तक हमारा स्किल डेवलप नहीं हो जाता उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोल सकते हैं। तो वैसे ही बैक्टीरिया हमारे वायरस, मतलब मैंने आज ब्लड लिया और ऐसा नहीं है, मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड इंसान से मैंने आज ब्लड लिया और ऐसा नहीं है कि आज ही मुझे हेपेटाइटिस बी डायग्नोस हो जाएगा। बहुत टाइम, मतलब 30 to 180 डेज जैसा कि मैंने बताया इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इतना के रेंज में टाइम मुझे लग सकता है मेरे बॉडी को उस चीज़ को प्रेजेंट करने में कि मुझे सिम्टम्स आए, फिर ही तो मैं चेक करवाऊंगी ना कि हाँ मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, तो फिर डायग्नोसिस हो सकता है कि हेपेटाइटिस बी का हो। तो इंक्यूबेशन पीरियड हुआ जो कि 30 to 180 डेज होता है, ऑन एन एवरेज 75 डेज माना जाता है। फिर इसके वजह से हमें क्या हुआ, एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ। एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ तो एक्यूट हेपेटाइटिस का फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि 3 पार्ट होता है। एक सबसे पहले हमारा हो गया कैरियर पार्ट कि हम लोग कैरियर हैं, मतलब हमारे अंदर सिम्टम नहीं है, हमारे अंदर कोई साइन नहीं है, लेकिन हम कैरियर हैं। हम चाहें तो हमारे बॉडी में, मतलब जैसे हम चाहें तो किसी को दे सकते हैं, जैसे मेरे ब्लड से किसी का ब्लड गया या फिर कुछ नीडल प्रिक हुआ मेरे से लेके, या फिर मैं ड्रग एडिक्शन हूँ, वो नीडल किसी के पास चला गया, तो वो इस इंसान को हो सकता है, मतलब मैं कैरियर हूँ। ठीक है, तो ये होता है लेस देन 5% चांस में। 5% चांस ये है कि अक्यूट हेपेटाइटिस डेवलप होकर क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चला जाए, और 90% लोग रिकवर कर जाते हैं। तो 90% में तो रिकवरी हो जाती है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि 5% में वो क्रॉनिक में चेंज हो जाए, 5% करियर रहे। फिर वो जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस वाले होते हैं 5%, उसमें से चांस होता है 2% रिकवर हो जाए और 30% अप्रॉक्स 30% करियर बन जाते हैं। तो ये उधर का हो गया। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस 70% केसेस में 70% केसेस में ऐसा होता है कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस लीड्स टू लिवर सिरोसिस। अब सिरोसिस हो गया तो सिरोसिस से या तो लिवर फेलियर होगा या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और तो इसका चांस है 70% अगर हम लोग का क्रॉनिक हेपेटाइटिस स्टेज तक आ गया। तो अगर अक्यूट है तो उसमें 90% चांस होता है कि रिकवर हो जाता है। सो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग माइक्रो का मेन होता है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग क्या करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस का मेनली एक वायरस है, तो इसका वायरल मार्कर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस बी, जैसे मैंने पढ़ा था कि क्या क्या एंटीजन होता है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सरफेस एंटीजन। सरफेस मतलब सरफेस वाला पार्ट उसका। तो ये जो होता है फर्स्ट एंटीजन होता है जो कि हमारे बॉडी में एलिवेटेड होता है। जैसे मुझे आज इन्फेक्शन हुआ, कुछ टाइम बाद मैंने दिखाया, तो मुझे जब सिम्टम आया जो भी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद मैंने दिखाया, तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें एलिवेटेड होगा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, और ये इंडिकेट करता है ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। ये बताएगा कि मुझे इन्फेक्शन हो चुका है, और ये जब तक मेरा अक्यूट फेज में हेपेटाइटिस है तब तक ये एलिवेटेड होगा, लेकिन जैसे ही क्रॉनिक स्टेज में जाता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन ये बहुत छोटे टाइम के लिए अपीयर होता है, अपीयर बहुत आफ्टर, और ये होता है शॉर्टली आफ्टर अपीयरेंस ऑफ। जैसे सरफेस एंटीजन हमारे सीरम में बढ़ा, उसके कुछ टाइम बाद हेपेटाइटिस बी प्री कोर एंटीजन भी एलिवेट हो जाता है, और ये इंडिकेट करता है कि वायरल का रेप्लिकेशन हो रहा है, वायरल हमारे बॉडी में खुद का ग्रोथ करवा रहा है। तो ये हाई इन्फेक्टिव पीरियड होता है। इस टाइम पे हम लोग को प्रिकॉशन, मतलब हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं करना होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होता है, तो ये सब उस टाइम पे करता है, क्योंकि हाई इन्फेक्टिविटी वाला पीरियड होता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, और ये पूरे एक्यूट, क्रॉनिक और इनफैक्ट कैरियर स्टेज तक भी ये एलिवेटेड रहता है। तो इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सा स्टेज है ये, क्योंकि ये थ्रू आउट एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों टाइम में ये एलिवेटेड रहता है। फिर आता है हमारा हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एंटीजन। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में अपीयर नहीं होता है, ये हमारे
ब्लड में अपीयर नहीं होगा क्योंकि ये सिक्रेटरी नहीं होता, ये सिक्रीट नहीं होता है, तो ये ब्लड में अपीयर नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हिडन एंटीजन। और इसको हम लोग कहाँ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं? हेपेटोसाइट में। अब हेपेटोसाइट मतलब सेल्स ऑफ लिवर, तो उसके लिए हम लोग क्या करता होता है, तो इसको चेक करने के लिए हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवाना होता है। जब हम लोग इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवाएंगे तब हमें हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के बारे में पता चलता है। फिर हम लोग देखते हैं एंटी हेपेटाइटिस बी सी वाला था ना, हाँ, कोर आईजीएम, कोर के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी बना। तो ये फर्स्ट एंटीबॉडी होता है, जैसे हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा। तो एंटीजन आ चुका है तो एंटीबॉडी सबसे पहले कौन सा बनेगा? तो हेपेटाइटिस बी सी मतलब कोर वाला, देखिए यहाँ पे ये कोर वाला के अगेंस्ट आईजीएम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा और ये फर्स्ट एंटीबॉडी होगा जो एलिवेटेड होगा। और आफ्टर अपीयरेंस ऑफ सरफेस एंटीजन के बाद ये अपीयर होता है और ये इंडिकेट करता है अक्यूट HIV इन्फेक्शन, ये मतलब रिप्रेजेंट करता है कि अक्यूट फेज है हेपेटाइटिस बी का। फिर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, यहाँ हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, यहाँ पे IgM एंटीबॉडी आया था और IgG आएगा, तो ये इंक्रीज करता है हमारा हेपेटाइटिस बी, हाँ, हेपेटाइटिस बी कोर एंटी इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी, इसमें ये होता है। और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन भी होता है और इसमें लिवर एंजाइम भी एलिवेटेड होता है, लिवर एंजाइम भी एलिवेटेड होता है। और ये हम लोग का क्रॉनिक स्टेज को ये वो करता है, मतलब क्रॉनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमारा हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, कोर इम्यूनोग्लोबिन G एंटीबॉडी अलोंग विथ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और कोई सिम्टम नहीं है, मतलब लिवर एंजाइम भी नहीं है, कोई सिम्टम भी नहीं है, तो वो क्रॉनिक कैरियर स्टेज को करता है। अगर हम लोग का लिवर एंजाइम एलिवेटेड है तो वो क्रॉनिक स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और सेम है, मतलब हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन along with IgG एंटीबॉडी along with हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है और कोई सिम्टम नहीं है, तो वो करियर स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीबॉडी क्या होगा। ये अपीयर होता है आफ्टर क्लियरेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी प्रीकोर एंटीजन। जब हमारे बॉडी से प्रीकोर एंटीजन, मतलब प्रीकोर एंटीजन हमने पढ़ा था ना कि कुछ टाइम बाद वो डिक्रीज हो जाता है, एक मिनट रुक जाइए मैं दिखाती हूँ। हाँ, प्रीकोर ये जब तक अपीयर होता है कुछ टाइम बाद अपीयर होता है हमारे बॉडी में, मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के बाद ये होता है। तो जब उसके बाद होता है तब जब वो ख़त्म हो जाता है तब ये अपीयर करता है। फिर एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी, ये अपीयर होता है जब सरफेस एंटीजन हमारे बॉडी से खत्म, मतलब उसका लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो अब ये होता है। और ये इंडिकेट करता है रिकवरी और हमारे इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा इम्यूनिटी कैसा है। और ये मार्कर है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक होगा तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली या फ्रेंड्स जिसको भी इसकी ज़रूरत हो उसके साथ शेयर कीजिएगा। Thank you so much.